पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा प्रस्तुत इस गहन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। मतलब आमतौर पे जब हम 19वीं सदी की किसी पुरानी संस्था के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस वही धूल फाकती फाइलें और पुरानी सी इमारतें आती हैं। हाँ, बिल्कुल। और लोग अक्सर यही मानते हैं कि सरकारी विभागों में बदलाव बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। लेकिन जिस संस्था की हम आज बात कर रहे हैं, यानी भारतीय डाक विभाग, उसका रूपांतरण सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही कहा। क्या कोई सोच सकता था कि वही संस्था आज देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब और एक आधुनिक फिनटेक प्लेटफॉर्म बन जाएगी? और यही आज की हमारी इस विशेष चर्चा का मुख्य विषय भी है। और जो उम्मीदवार पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं यानी LDCE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस ने ये अत्यंत सटीक अध्ययन सामग्री तैयार की है। आज हमारा लक्ष्य उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेक्चर को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण करना है। एकदम सही। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स LDCE परीक्षाओं के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस चर्चा में नोट्स का कोई भी तथ्य छूटे नहीं और कोई भी जानकारी ओवरलैप ना हो। हाँ, ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा के समय कुछ भी रटना ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत होती है व्यावसायिक और विज्ञापन सेवाओं से। तो जब भी डाक विभाग का नाम आता है, तो सबसे पहले क्या याद आता है? वही चिट्ठियां या पार्सल, जहां भेजने वाले और पाने वाले दोनों का पता साफ साफ लिखा होता है ना? बिल्कुल। लेकिन नोट्स में सबसे पहले डायरेक्ट पोस्ट का जिक्र है। ये काफी अलग है क्योंकि ये बिना पते वाला मेल है, जिसे अनएड्रेस्ड मेल भी कहते हैं। हाँ, और परीक्षा के लिए इसकी तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 2 जून 2005 को एक आधिकारिक ज्ञापन के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। अरे हाँ, वो OM नंबर भी तो है ना। OM नंबर 39-01/2001-BDD। ये याद रखना जरूरी है। लेकिन एक मिनट, डायरेक्ट पोस्ट में भेजा क्या जाता है? इसमें मुख्य रूप से पैम्फलेट, CD, ब्रोशर या कूपन भेजे जाते हैं, जिन पर कोई पता नहीं लिखा होता। मतलब अगर लिफाफों पर पता ही नहीं है, तो क्या ये सिर्फ एक तरह का फिजिकल स्पैम नहीं हो गया? मेरा मतलब है घर घर जाकर बिना मांगे विज्ञापन बांटना। देखिए, सतह पर देखने से ये ऐसा ही लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक बिजनेस के नजरिए से समझे ना, तो ये एक बेहद सटीक, लक्षित विज्ञापन यानी टारगेटेड एडवर्टाइजिंग टूल है। टारगेटेड कैसे? बिना पते के टारगेट कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी शहर में एक नया पिज्जा स्टोर खुला है। अब उसे पूरे देश में तो विज्ञापन नहीं देना है ना, उसे सिर्फ अपने इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को बताना है। अच्छा, तो वो लोग डायरेक्ट पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। जब विज्ञापन दूसरे शहरों में भेजे जाते हैं, तो विभाग उन्हें पिन कोड के अनुसार बंडल में स्वीकार करता है। अरे वाह, तो ये अंधाधुन बांटना नहीं है, ये तो पिन कोड आधारित माइक्रो टारगेटिंग है। हाँ जी, और इसके नियम भी बहुत सख्त रखे गए हैं, ताकि डाक व्यवस्था पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े। पहली शर्त ये है कि प्रेषक को कम से कम 1000 पीस भेजने ही होंगे। 1000 न्यूनतम मात्रा है। और इसके आकार को लेकर भी तो कोई नियम है ना? हाँ, इसका आकार A3 पेपर से बड़ा नहीं हो सकता। और एक और दिलचस्प बात जो नोट्स में लिखी है, वो ये कि इन्हें लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता। लेटर बॉक्स में क्यों नहीं डाल सकते? खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति एक साथ 1000 या 2000 पैम्फलेट्स किसी गली के छोटे से लेटर बॉक्स में डाल देगा, तो वो बॉक्स तो पूरी तरह से जाम हो जाएगा ना। अरे हाँ, फिर तो आम लोगों की जरूरी चिट्ठियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सही कहा। इसीलिए इन्हें थोक में सिर्फ निर्धारित कार्यालयों में ही स्वीकार किया जाता है। और यहाँ व्यवसायों के लिए एक फायदा भी है। क्या फायदा? डिस्काउंट वगैरह मिलता क्या? बिल्कुल। अगर कोई कंपनी 50,000 से अधिक मात्रा में डायरेक्ट पोस्ट भेजती है, तो उसे सीधा 5% की छूट मिल जाती है। ये तो काफी अच्छा इंसेंटिव है। खैर, ये तो हुई विज्ञापन की बात। अब डायरेक्ट पोस्ट से आगे बढ़ते हैं बिजनेस पोस्ट की तरफ। हाँ, बिजनेस पोस्ट मूल रूप से एक B2B सेवा है। मान लीजिए, उसी पिज्जा स्टोर या किसी बैंक के पास विज्ञापन देखकर लाखों ग्राहक आ गए। अब बैंक को हर महीने लाखों क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भेजने होंगे, और बैंक का काम तो बैंकिंग करना है, लिफाफे चिपकाना थोड़ी है। एकदम सही पकड़े हैं आप। और यही बिजनेस पोस्ट एक संपूर्ण मेलिंग समाधान के रूप में सामने आता है। तो मतलब एंड टू एंड सर्विस। हाँ, जो बड़े व्यवसाय मेल तैयार करने का झंझट नहीं पालना चाहते, डाक विभाग उनके लिए फ्रैंकिंग, एड्रेसिंग और सीलिंग का सारा काम खुद करता है। तो चलिए इन शब्दों को थोड़ा डिकोड करते हैं परीक्षा के लिए।
सबसे पहले फ्रैंकिंग क्या है और इसके आंकड़े क्या हैं? देखिए, फ्रैंकिंग का मतलब है डाक टिकट चिपकाने की जगह एक मशीन से लिफाफे पर लाल स्याही की मुहर लगाना, जो बिल्कुल टिकट का ही काम करती है। हाँ, लाखों लिफाफों पर थूक लगाकर टिकट चिपकाना तो वैसे भी असंभव है। इसके शुल्क क्या है? उम्मीदवारों को ये शुल्क अच्छे से याद रखने चाहिए। फ्रैंकिंग के लिए 0.40 रुपए यानी 40 पैसे प्रति आर्टिकल लगते हैं। और एड्रेसिंग के लिए, मतलब पता छापने या लिखने के लिए? एड्रेसिंग के लिए 50 पैसे और लिफाफे को सील करने के लिए 20 पैसे का शुल्क लगता है। तो ये काफी किफायती है। और मैंने पढ़ा था कि अगर किसी ग्राहक के पास मेल की मात्रा बहुत ज्यादा है तो डाक विभाग उनके परिसर में जाकर भी मेल कलेक्ट कर सकता है। हाँ, ये सचमुच एक एंड टू एंड सर्विस है। अब इसी विज्ञापन और व्यापार की श्रेणी में मीडिया पोस्ट भी आता है। मीडिया पोस्ट मतलब जहां डाक विभाग अपने खुद के बुनियादी ढांचे को ही विज्ञापन के लिए बेचता है? बिल्कुल, यह राजस्व कमाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सरकार या कॉरपोरेट कंपनियां पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और यहाँ तक कि डाकघर की इमारतों पर भी अपने विज्ञापन छपवा सकती हैं। इसके आंकड़े बहुत सटीक हैं नोट्स में, जैसे पोस्ट कार्ड पर विज्ञापन के लिए 10 पैसे और इनलैंड लेटर कार्ड पर 15 पैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मेघदूत पोस्ट कार्ड का मामला थोड़ा अलग है। इस पर विज्ञापन की दर 200 पैसे है, यानी 2 रुपए। और इसके लिए न्यूनतम मात्रा 1 लाख पीस होनी चाहिए, है ना? एकदम सही। अब आप पूछेंगे कि ये 1 लाख पीस की शर्त क्यों रखी गई है? हाँ, इतनी बड़ी शर्त क्यों? क्योंकि मेघदूत पोस्ट कार्ड को विशेष रूप से रंगीन विज्ञापनों के लिए डिजाइन किया जाता है और प्रिंटिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नियम काम करता है। मतलब जब आप बहुत बड़ी मात्रा में छपाई करते हैं तभी वो आर्थिक रूप से सही पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ से हमारी चर्चा एक बहुत ही शानदार मोड़ लेती है। भौतिक डाक सेवाओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। हाँ, डिजिटल डिवाइड या कहीं डिजिटल खाई को पाटने में डाकघर की भूमिका को अक्सर कम ही आंका जाता है। ई पोस्ट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ई पोस्ट सच में एक पुल की तरह काम करता है। आज भी देश के कई सुदूर इलाकों में इंटरनेट की पहुंच या स्मार्टफोन का उपयोग एक चुनौती बना हुआ है। सही बात है। ऐसे में अगर किसी को तुरंत कोई लिखित संदेश भेजना हो तो ई पोस्ट बहुत काम आता है। हाँ, इसमें प्रेषक अपना संदेश इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजता है और वो संदेश सीधे गंतव्य डाकघर के कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। और वहां से डाकघर उस संदेश का प्रिंट आउट निकालता है और डाकिया उसे एक हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्तकर्ता के घर तक पहुंचा देता है। बिल्कुल, यह ईमेल की गति और पारंपरिक चिट्ठी की भौतिक पहुंच का एकदम सही मिश्रण है। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए इसका शुल्क प्रति A4 पेज सिर्फ 6 रुपए है। और उस पर 18% GST भी लगता है। फिर भी ये बहुत ही किफायती है। और ई पोस्ट के बाद तो ई पेमेंट का भी एक विशाल नेटवर्क खड़ा हो गया है। हाँ, आज 14,000 से अधिक डाकघरों में ई पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है। ये व्यवसायों और आम लोगों के लिए एक मेनी टू वन समाधान है। मेनी टू वन मतलब देश भर के हजारों लोग अलग अलग डाकघरों में जाकर अपने बिल जमा कर सकते हैं और वो सारा पैसा एक साथ संबंधित कंपनी के खाते में पहुंच जाता है। एकदम सही। लोग अपना टेलीफोन बिल, बिजली बिल या स्कूल की फीस आसानी से जमा कर सकते हैं। इसका शुल्क ढांचा भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से तय किया गया है। हाँ, ये सीधे बिल की राशि पर निर्भर करता है। अगर बिल का भुगतान 5,000 रुपए से अधिक है तो उस पर 20 रुपए का शुल्क लगता है। और 2501 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के बिल के लिए ये शुल्क 15 रुपए है। ये शुल्क डाकघर द्वारा एक कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करने के लिए लिया जाता है। वैसे वेब पर आजकल मैं ग्रामीण फिनटेक क्रांति के बारे में काफी कुछ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल वेब पर इस विषय को लेकर? मतलब कई सारे स्टार्टअप्स और नियो बैग्स इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट पहुंचाने के लिए जूझ रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन चुनौतियों से ये नए स्टार्टअप्स आज जूझ रहे हैं, भारतीय डाक अपने ई पेमेंट और विशाल नेटवर्क के जरिए उसे पहले ही काफी हद तक सुलझा चुका है। बिल्कुल, वो भी इतने सालों के भरोसे के साथ। अब रिटेल पोस्ट की बात कर लीजिए, जिसने डाकघर को सचमुच एक वन स्टॉप शॉप बना दिया है। हाँ, रिटेल पोस्ट तो कमाल ही है। आप डाकघर से रेलवे के टिकट तक बुक कर सकते हैं। और नोट्स का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो ये है कि अब डाकघर गंगाजल और स्वामी प्रसादम भी सीधे लोगों के घर तक पहुंचा रहा है। ये जन भावनाओं और एक विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का अद्भुत संगम है। अब खुद सोचिए, गंगोत्री से गंगाजल को पूरे देश में सुरक्षित पहुंचाना कोई आसान काम थोड़ी है। बिल्कुल नहीं।
और इसकी कीमतें भी बहुत वाजिब हैं। 250 मिलीलीटर गंगाजल की एक बोतल मात्र 30 रुपए में मिलती है। हाँ, और अगर 2 बोतलों का पैक लेते हैं तो 201 रुपए लगते हैं। और 4 बोतलों का पैक 321 रुपए का है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी विभागीय डाकघर में फॉर्म भरकर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से स्वामी प्रसादम का ऑर्डर भी दे सकता है। इसके बाद आता है डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा आधार, यानी खुद आधार सेवाएं। पूरे भारत में 13,352 आधार नामांकन और अपडेट केंद्र डाकघरों में चलाए जा रहे हैं। 13,352। ये संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन डाकघरों को ही आधार के लिए क्यों चुना गया? इसका सीधा सा कारण है भरोसा और पहुंच। भारत में डाकघर से बड़ा और भरोसेमंद नेटवर्क कोई और है ही नहीं। ये तो है। LDCE परीक्षा के लिए इन आधार सेवाओं के शुल्क याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं बता देती हूँ। नए आधार का नामांकन और 5 से 15 साल के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह से मुफ्त है। इसका कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई वयस्क अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराता है, जैसे फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली का स्कैन, तो उसका शुल्क 125 रुपए है। और अगर सिर्फ जनसांख्यिकी अपडेट कराना है, जिसे डेमोग्राफिक अपडेट कहते हैं, यानी नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलना है, तो उसके लिए 75 रुपए लगते हैं। और इस 75 रुपए में 18% GST शामिल है, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, आप देखिए ना, एक ही छत के नीचे 65 आकांक्षी जिलों सहित पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहे हैं, आधार कार्ड का अपडेशन हो रहा है, रेलवे टिकट मिल रहे हैं और गंगाजल भी। सच में ये दिखाता है कि एक संस्था समय के साथ खुद को कितनी तेजी से बदल सकती है। चलिए अब डिजिटल युग से थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, डाक विभाग की सबसे पुरानी और दीर्घकालिक सेवा की गहराई में उतरते हैं। यहाँ से परीक्षा में हमेशा बहुत तकनीकी सवाल आते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डाक जीवन बीमा यानी PLI की, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। PLI का इतिहास सिर्फ एक बीमा का इतिहास नहीं है, पता है। ये महिला सशक्तिकरण का भी एक छोटा सा अध्याय है। वो कैसे? इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। उस समय की कोई भी व्यावसायिक बीमा कंपनी महिलाओं का बीमा करने का जोखिम उठाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय महिलाओं की मृत्यु दर के आंकड़े स्पष्ट नहीं थे। लेकिन PLI ने एक प्रगतिशील कदम उठाया और तत्कालीन PNT विभाग की महिला कर्मचारियों को सबसे पहले बीमा कवर प्रदान किया। क्या बात है, ये तो बहुत ही शानदार ऐतिहासिक तथ्य है। 1894 में जीवन बीमा की अधिकतम सीमा केवल 4,000 रुपए हुआ करती थी। और आज देखिए, यह सीमा बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई है। 31 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार PLI के तहत 50 लाख से अधिक पॉलिसियां सक्रिय है। और सबसे बड़ी बात, ये अब सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। अब डॉक्टर, इंजीनियर, CA जैसे पेशेवर और यहाँ तक कि NSE या BSE में सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सही कहा। तो आइए अब परीक्षा के लिहाज से पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में दी गई प्रमुख पॉलिसियों को डिकोड करते हैं। इनके सटीक आंकड़ों के पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। सबसे पहले है सुरक्षा, जिसे होल लाइफ एश्योरेंस भी कहते हैं। बिल्कुल। इसमें 80 वर्ष की आयु तक बीमा कवर मिलता है और प्रवेश की आयु 19 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत इसका बोनस है ना, जो सबसे ज्यादा होता है। हाँ, 76 रुपए प्रति 1,000 रुपए बीमा राशि प्रति वर्ष। यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इसका बोनस बाकी पॉलिसियों से सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यह होल लाइफ पॉलिसी है। इसका मतलब है कि बीमित व्यक्ति का पैसा डाक विभाग के पास बहुत लंबे समय तक रहता है। तो विभाग उस पैसे को लंबे समय तक निवेश कर सकता है। बिल्कुल, जिससे ज्यादा रिटर्न मिलता है और जोखिम भी लंबी अवधि में बढ़ जाता है। इसीलिए इसका बोनस 76 रुपए है। बहुत ही तार्किक बात है। अब इसे संतोष से तुलना करते हैं, जिसे एंडोमेंट एश्योरेंस कहते हैं। संतोष उन लोगों के लिए है जो एक निश्चित आयु, जैसे 35, 40, 50 या 60 वर्ष के बाद अपना पैसा वापस चाहते हैं, ताकि वे अपनी रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा की योजना बना सकें। हाँ, अब क्योंकि इसमें पैसा एक निश्चित समय के बाद वापस करना होता है, इसलिए विभाग के पास निवेश के लिए समय कम होता है। अच्छा, तो यही कारण है कि इसका बोनस सुरक्षा से थोड़ा कम है, यानी 52 रुपए प्रति 1,000 रुपए। एकदम सही। इसके अलावा एक और पॉलिसी है, सुविधा, जो कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस है। नाम से ही स्पष्ट है, ये शुरू तो होल लाइफ के रूप में होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश पॉलिसी धारक को लगता है कि उसे बुढ़ापे से पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी,
तो वो 5 साल पूरे होने के बाद इसे एंडोमेंट में बदल सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत सख्त नियम है। इसे 6 साल पूरे होने से पहले ही बदलना होगा। और अगर 6 साल बीत गए तो वो हमेशा के लिए होल लाइफ इंश्योरेंस ही रह जाएगी, फिर उसे बदला नहीं जा सकता। ये तो उम्मीदवारों को रट लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सुमंगल की तरफ, जिसे एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस कहते हैं। ये मूल रूप से एक मनी बैक पॉलिसी है जो 15 और 20 साल के टर्म के लिए उपलब्ध है। 15 साल की पॉलिसी में 6, 9 और 12 साल पूरे होने पर 20% पैसा वापस मिल जाता है ना? हाँ, और अंत में बाकी का 40% बोनस के साथ मिलता है। इसका बोनस 48 रुपए है। और जोड़ों के लिए युगल सुरक्षा है। यह पति पत्नी दोनों को एक साथ कवर करती है, जिसका टर्म कम से कम 5 साल और अधिकतम 20 साल का होता है। इसमें भी बोनस 52 रुपए है। अब बच्चों की बात करें तो बाल जीवन बीमा के नियम बहुत दिलचस्प हैं। इसमें अधिकतम 2 बच्चों का बीमा हो सकता है जिनकी उम्र 5 से 20 वर्ष के बीच हो। लेकिन शर्त यह है कि माता पिता जो मुख्य पॉलिसी धारक हैं, उनकी उम्र 45 वर्ष के अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पॉलिसी की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि बच्चों की अलग से कोई मेडिकल जांच नहीं होती। ऐसा क्यों? बिना मेडिकल जांच के बीमा कैसे? देखिए, बीमा कंपनियां अक्सर सांख्यिकी पर चलती हैं। 5 से 20 साल के बच्चों को गंभीर बीमारियों का जोखिम सांख्यिकीय रूप से कम होता है। और अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो इसे एक सुरक्षित दांव माना जाता है। बिल्कुल। अब इन सभी पॉलिसियों के कुछ सामान्य और बहुत महत्वपूर्ण नियम भी हैं जो परीक्षा में आते हैं। जैसे ऋण यानी लोन का नियम। अगर कोई लोन लेता है तो उस पर 10% का साधारण ब्याज लगता है जो छमाही देना होता है। और अगर प्रीमियम जमा करने में देरी होती है तो बकाया यानी एरियर पर 12% की दर से ब्याज लगता है। एक और नियम है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आत्महत्या खंड यानी सुसाइड क्लॉज। हाँ, ये बहुत सख्त नियम है। अगर बीमा धारक पॉलिसी स्वीकार होने या पहला प्रीमियम जमा करने के 2 साल के भीतर आत्महत्या कर लेता है तो पॉलिसी शून्य मानी जाती है, वॉइड हो जाती है। ऐसा नियम क्यों बनाया गया? इसे मॉरल हैजर्ड से बचने के लिए बनाया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए बीमा ना ले कि वो अपनी जान देकर परिवार के लिए पैसा छोड़ना चाहता है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि बीमा का उद्देश्य जीवन की सुरक्षा हो, न कि कोई पूर्व नियोजित आर्थिक लाभ। ये जोखिम प्रबंधन का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। बिल्कुल। अब पीएलआई से आगे बढ़ते हुए हमारी चर्चा के अंतिम बड़े विषय पर आते हैं, आरपीएलआई यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा। इसकी शुरुआत 24 मार्च 1995 को मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। हाँ, मल्होत्रा समिति ने महसूस किया कि ग्रामीण आबादी और कमजोर वर्गों तक बीमा की पहुंच बहुत ही कम है। पीएलआई की अधिकतम सीमा जहां 50 लाख है, वहीं आरपीएलआई को खास तौर पर ग्रामीण आय के हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसलिए इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। आरपीएलआई में एक बहुत ही खास पॉलिसी है, ग्राम प्रिया। ये 10 वर्षीय मनी बैक योजना है। इसमें 4 और 7 साल पूरे होने पर 20% राशि मिलती है और 10 साल पूरे होने पर 60% राशि बोनस के साथ मिल जाती है। इसका जो 10 साल का टर्म है ना, वो मुख्य रूप से कृषि चक्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एग्रीकल्चरल साइकिल। हाँ, मतलब किसानों की सुविधा के लिए। हाँ। और ग्राम प्रिया की सबसे खूबसूरत बात इसकी मानवीय संवेदना है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ या सूखा, तो ऐसे समय में पॉलिसी धारक को प्रीमियम बकाया पर 1 साल तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, है ना? बिल्कुल। यह व्यावसायिक नियम और सहानुभूति का एक बेहतरीन उदाहरण है। सच में। तो देखिए, हमने तथ्यों और आंकड़ों की एक लंबी यात्रा तय कर ली है। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स कितने प्रभावी हैं, इसे जांचने के लिए आइए चर्चा के इस हिस्से में एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज करते हैं। अरे वाह, क्विज! मैं तैयार हूँ। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सारे नियम आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो एलडीसी उम्मीदवारों के रिवीजन के लिए मेरा पहला सवाल, मान लीजिए किसी ग्राहक ने पीएलआई पॉलिसी ले ली, लेकिन घर जाकर उसे लगता है कि उसने गलत फैसला ले लिया, उसे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, तो फ्री लुक पीरियड कितना होता है? यह अवधि 15 दिन की होती है। जैसे ही बीमाधारक को पॉलिसी दस्तावेज डिलीवर होता है, उसके पास 15 दिन का समय होता है। मतलब 15 दिन में वो इसे वापस कर सकता है? हाँ, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वह बिना किसी भारी नुकसान के इसे रद्द करवा सकता है। यह मुख्य रूप से ग्राहकों को मिस सेलिंग से बचाने के लिए है। एकदम सही। अब दूसरा सवाल, अगर कोई ग्राहक चाहता है कि वो हर महीने प्रीमियम भरने के झंझट से बचे और एडवांस में पैसा जमा कर दे, तो क्या उसे कोई रिबेट यानी छूट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अर्थशास्त्र में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक सिद्धांत है।
आज का पैसा भविष्य के पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। तो छूट कितनी प्रतिशत होगी? अगर कोई 6 महीने का प्रीमियम एडवांस में जमा करता है तो विभाग उसे 1% की छूट देता है, और अगर कोई 12 महीने का प्रीमियम एक साथ एडवांस देता है तो उसे 2% की छूट मिलती है। बहुत खूब। अब तीसरा और एक बहुत ही उलझाने वाला सवाल, अगर किसी कारणवश कोई पॉलिसी लैप्स हो जाए तो क्या उसे रिवाइव या पुनर्जीवित करने की कोई सीमा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं? मतलब कितनी बार भी? हाँ। एक पीएलआई पॉलिसी को उसके पूरे जीवन काल में कितनी भी बार रिवाइव किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि पहली बार प्रीमियम न चुकाने की तारीख से 5 साल से ज्यादा का समय न बीता हो। मतलब 5 साल के भीतर बकाया प्रीमियम और उस पर 12% ब्याज चुकाकर इसे कभी भी दोबारा शुरू किया जा सकता है। कमाल की जानकारी है ये। तो देखिए, अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन सत्र का एक निष्कर्ष निकालें तो यह सोचने वाली बात है कि एक संस्था जो 1884 में शुरू हुई थी वो रुकी नहीं, वो सिर्फ एक पुरानी विरासत बन के नहीं रह गई। हाँ, हमने डायरेक्ट पोस्ट के पिन कोड आधारित विज्ञापनों से शुरुआत की, फिर बिजनेस पोस्ट के फ्रैंकिंग नियमों को समझा, ई पोस्ट और रिटेल पोस्ट के डिजिटल विस्तार को देखा। बिल्कुल। आज वो भारत के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए एक बैंक है, एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर है और एक बेहतरीन बीमा प्रदाता है। ये किसी भी व्यापारिक मॉडल के लिए अनुकूलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सचमुच में एक प्रेरणादायक विचार है कि कैसे जड़ें पुरानी होने के बावजूद शाखाएं हमेशा नई दिशा में फैल सकती हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस के ये नोट्स और ये चर्चा यकीनन बहुत उपयोगी साबित होगी। मुझे भी यही लगता है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस। वॉचिंग पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।